गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर, तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं ना, उसका नाम है अजब और गजब। कंडीशन ये है ना सर कि आज जो हम बात करेंगे ना, वो साइंस में टॉप 110 जो सब्जेक्टिव करवा रहे हैं ना, लघु प्लस दीर्घोत्तरीय, उसका आज हमारा कैमा क्लास होगा। तो आज हमारा 11वां क्लास होगा सर। यानी ऑलरेडी पहले मैं 10 क्लास कर चुका हूं। अगर पिछले 10 क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं, तभी होगा रिजल्ट धुआं धुआं। ठीक है सर। देखिए, सबसे पहली बात है ना सर कि आज हो सकता है सर कि आपको आवाज में प्रॉब्लम होगा कहीं कहीं पे। ऐसे उम्मीद है कि आवाज में प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये ना सर कि पूरा जो दांत है ना वो दर्द कर रहा है सर। ठीक है, आइएगा। कहता है ना क्या, पहला सवाल आज की क्लास का ये पहला सवाल है, थोड़ी सी गौर करना सर। सवाल के ऊपर आइएगा। ला 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 ला। आइएगा सर। कहता है ना क्या कि फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम को लिखे। फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम को लिखे, जो कि सर आपके एग्जाम के लिए सबसे पॉपुलर सवाल है। हाँ, एग्जाम में लगभग साल फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम, फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम, ये दो गो में से एगो मामला फंसता है। ठीक है, और आज की क्लास में हम आपको करवा रहे हैं फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम, और अगले क्लास में आपको हम करवा देंगे फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। और ये दो सवाल में से एक सवाल पक्का फंसी तो फंसी। ठीक है सर। देखिए, कहता है ना सवाल क्या, थोड़ी सी गौर कीजिएगा कि फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम को लिखे। फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम को लिखे तो सबसे पहले अपने बाएं हाथ का ये तीनों अंगुलियां ऐसे करो। ये बाएं हाथ का तीनों अंगुलियां ऐसे करो, बाएं हाथ का तीनों अंगुलियां ऐसे करो, बाएं हाथ का तीनों अंगुलियां ऐसे करो। अब देखना, बाएं हाथ का तीनों अंगुलियां ऐसे मैंने कर दिया, एकदम तीनों लंबवत होनी चाहिए। यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, एकदम लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो होगा ना, वो हमको क्षेत्रफल की दिशा को बताएगा। किसको बताएगा? ये हमारा क्षेत्रफल की दिशा को बताएगा। किसको बताएगा? तो ये हमारा क्षेत्रफल की दिशा को बताएगा। ठीक है, ये हमारा धारा की दिशा को बताएगा। ठीक है, और ये हमारा बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, फिर से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला है सर कि फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम बोले तो अपने बाएं हाथ का ऐसे कर लेना। ठीक है, और ये वाला बोलना क्षेत्रफल की दिशा, ये वाला बोलना धारा की दिशा, और ये बोलना बल की दिशा। मैंने क्या बोला है सर? बस इतना ही में फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम खत्म हो गया। मैंने आपको क्या बोला है? मैंने आपको बोला है कि ये बोलना क्षेत्रफल की दिशा, ये बोलना धारा की दिशा, और ये बोलना बल की दिशा। बस इतना ही में खत्म हो गया आपका। ठीक है, आइएगा। कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी एवं माध्यमा, अंगूठे, तर्जनी एवं माध्यमा, अंगूठे, तर्जनी एवं माध्यमा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माध्यमा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तर्जनी। इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा। तो अपने बाएं हाथ का, मतलब ये वाला हाथ बाएं होता है ना, हाँ, तो यही वाला हाथ को अपना ऐसे करना है। तो ये अंगूठा, ये तर्जनी, और ये क्या हो गया? माध्यमा। तो ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये माध्यमा। तो यही बोला है सर कि अब इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी एवं माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, तीनों परस्पर लंबवत रहे। अपनी बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा इस प्रकार फैलाएं, ये तीनों अंगुलियां को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे का परस्पर लंबवत रहे। लंबवत कहने का मतलब सर कि ये माध्यमा और ये तर्जनी के साथ कितना? 90 डिग्री का कोण। ये तर्जनी और ये अंगूठा के साथ कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। यानी जो तीनों रहेगा ना, वो एक दूसरे के क्या रहेगा? लंबवत रहेगा। क्या रहेगा? लंबवत रहेगा। तो मैंने यही बोला है सर कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे। यहां तक में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। ठीक है सर, आ जाना। फिर आगे क्या बोलता है? लंबवत। कहता इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा,
ये वाला तर्जनी होता है, ठीक है। इस स्थिति में जब ये अंगूठा तर्जनी और माध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाएंगे तो इस स्थिति में ये तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा धारा की दिशा, ये वाला जो माध्यमा है ये आपको धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो, ये प्रदर्शित करे तो, यानी जो माध्यमा है वो धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये अंगूठा जो है ना वो चालक पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो बस खत्म हो गया ओम का नियम, बस ओम का नियम खत्म हो गया। मैंने क्या बोला सर आपको कि अपने बाएं हाथ का 3 अंगुलियां, अपने बाएं हाथ का 3 अंगुलियां कौन कौन, ये अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों अंगुलियां एक दूसरे का क्या हो, लंबवत हो। तीनों अंगुलियां एक दूसरे का क्या हो, लंबवत हो। जहां पे ये तर्जनी किसका, क्षेत्रफल की दिशा, ये वाला माध्यमा धारा की दिशा, ये अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसी को क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम। तो एक बार मेरे साथ आइएगा सर, कहता है ना कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, तीनों एक दूसरे का क्या रहे, लंबवत रहे। इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऐसे स्थिति में जो तर्जनी होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब दिक्कत नहीं सर, तो अगर फिगरों बनाना पड़ेगा, है ना। देखो सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये हाथ वाला ऐसे फिगर बनाने नहीं आएगा, ठीक है, और जिनको बनाने आएगा तो देखो ये वाला फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। अगर हाथ वाला बनाने आएगा तो, अगर वो नहीं बनाने आएगा तो इस प्रकार से ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, ये ऐसे कर दीजिएगा। ये आपका क्या है, धारा की दिशा, मतलब ये माध्यमा है, ये आपका तर्जनी है, ये क्या है, अंगूठा है, ये बल की दिशा ना होगा रे, क्या बल, ये वाला बल की दिशा है, ठीक है। तो आ जाना, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, एगो धारा की बताएगा, एगो बल की दिशा को बताएगा। यहां तक में कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। तो एक बार मेरे साथ आना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आना मेरे यारो, और 1 मिनट आपका टाइम भी नहीं लगेगा और फिर से इसको हम लोग रिवीजन कर देंगे। मैंने क्या बोला है सर कि फ्लेमिंग का बाएं हस्त जो नियम होता है वो, इस नियम के अनुसार अपनी बाएं हाथ का 3 अंगुलियां, ये अंगूठा, माध्यमा और तर्जनी परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे का लंबवत हो, है ना। मतलब लंबवत मतलब 90 डिग्री, एकदम ऐसे होनी चाहिए, ना कि ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। ऐसे रहेगा तो लकवा मार देगा, ऐसे होनी चाहिए, हाँ कैसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, हाँ ऐसे रहेगा। तो ऐसे केस में ये जो तर्जनी होगा ना वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और ये माध्यमा जो होगा ना वो आपको, सॉरी, ये तर्जनी जो होगा ना वो क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, और ये जो माध्यमा है वो आपको धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये अंगूठा जो है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसी को क्या कहते हैं, ओम्स फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम। अब आ जाना, इसको फिगर बना लेना है सर, अगर फिगर बनने लायक होगा तो, वरना हाथ वाला बना लेना। चलिए आइए सर, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा सर, जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर, क्योंकि ये संदीप कुमार आपके लिए मेहनत करता है। क्योंकि सर देखो, मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर कोई टीचर आपके लिए मेहनत करता है तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि टीचर के प्रति आपको भी मेहनत करनी चाहिए। मतलब ये नहीं कहता हूं सर मैं आपको, हम ये कहना चाह रहे हैं आप कि आप भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से अपने काम के प्रति मेहनत कीजिए, मतलब अपने पढ़ाई के प्रति मेहनत कीजिए सर, क्योंकि आपका जीवन में अगर आपका कोई साथ देने वाला है तो आपको पढ़ाई ही देने वाला है साथ सर। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान अगर रहेगा ना तो आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग हैं सर तो प्लीज सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक और सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूं सर
कि जो लोग अभी तक अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, या फिर जाकर के आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @संदीप7295 मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। क्योंकि सर टेलीग्राम पे सब कुछ जाता है, PDF TDF सब कुछ जाता है, ठीक है, आ जाना। अच्छा एक और बात, बड़ी बात है ना सर, कि ये जो आपके सामने ये जो दिख रहा है ना PDF, ये PDF भी आपको मिलता है। जो लोग यहाँ से लिख नहीं पाते हैं ना, जो लोग यहाँ पर से लिख नहीं पाते हैं तो उनको PDF दिया जाता है। कहाँ पे? तो एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है सर, जहाँ पे आपको PDF मिलता है, ठीक है। और PDF आपको क्या क्या चीज का मिलता है? तो मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का आपको PDF मिलता है। और साथ ही आपको कुछ औरों भी मिलता है, लेकिन वो बात हम नहीं बोलेंगे खुल के। अगर वो बात अगर हमने खुल के बोल दिया ना तो पता चलेगा कि छठा दिन हम चल गए भीतर चल गए, मतलब जेल चल गए, ठीक है सर, आ जाना। तो जिनको भी अगर ये ज्वाइन करना है सर प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, तो उनको ज्वाइन करने के लिए आपको एक 72 वाले नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी नंबर पे आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना है, पे फोन या फिर पेटीएम। और पेमेंट करके वही व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है आपको व्हाट्सएप पे कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। इधर से ओके का मैसेज चला जाएगा और आपको मिनट भर में पिछला PDF जो सबके पास भेजा गया होगा वो सारे PDF आपके पास भी भेज दिया जाएगा। और बाकी जैसे जैसे क्लास चलेगा वैसे वैसे PDF आपके पास जाएगा, ठीक है। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए सर, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और बात है, वो नंबर पे कॉल करने का अलाउ नहीं है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, नंबर पे कॉल नहीं करना है, ठीक है। चलिए आइए सर, क्या कहता है आइए सर, कहता है पाचक एंजाइम क्या, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक जो एंजाइम है इसका क्या कार्य है हमको लिखना है। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है हमको बताना है। सवाल बोला है ना कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। देखो ये पाचक एंजाइमों का क्या कार्य हमको ये बताना है। कहता है सर कि अमाशय के पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय के पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कहता है यह निष्क्रिय प्रोप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। इसको बदल देता है पेप्सिन एंजाइम में। फिर कहता है कि पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर क्रिया कर, पेप्सिन जो है वो भोजन के प्रोटीन पर क्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। ये पेप्सिन जो है वो भोजन के प्रोटीन पे क्रिया कर, ये जो पेप्सिन है वो भोजन के प्रोटीन पर क्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। HCl भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। मैंने क्या बोला सर, विशेष का यही कार्य है, इसका यही कार्य है। मैंने क्या बोला है सर कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, तो मैंने बोला सर कि अमाशय के पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय के पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। फिर कहता है कि पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर क्रिया कर, पेप्सिन जो है वो भोजन के प्रोटीन पर क्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। फिर कहता है सर कि HCl भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों। देखो ये सब बायोलॉजी का वर्ड है, ठीक है। और जो लोग बायोलॉजी नहीं पढ़े होंगे सर तो उनको दिक्कत होता ही होगा, ठीक है। वर्ड में आपको दिक्कत होता होगा, बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको मैं अभी VVI क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप ये फोकस कीजिए कि आखिर में सवाल क्या बोला है और सवाल का हमको आंसर क्या देना है। क्योंकि आप अभी से अगर एक एक वर्ड को अगर आप जानना चाहेंगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं है। बस आपके पास उतना ही टाइम है कि जितना में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर ये टाइम को अगर अनबैलेंस की तरीका से, अनबैलेंस मतलब समझ गया ना, अगर ये टाइम को आप इधर और उधर
अगर फालतू में बर्बाद कीजिएगा सर तो ये भी 2 महीना आपका टाइम निकल जाएगा। फिर आप कहिएगा हे दैया हमने तो लुट गया रे, हमने तो मिट गया रे। फिर इसके साथ इसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है सर। क्योंकि पूरे ज़िंदगी में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने का एक बार चांस मिलता है, अगर इसको भी हम लोग अच्छी तरीक़ा से नहीं निभाएंगे तो फिर बात किस बात की। आइएगा अगला सवाल कहता है ना सर, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का उदाहरण दो उपयोग लिखे। हमें क्या बोला है कि NaHCO3 का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यही बोला है सर कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 2 उपयोग लिखे। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 2 उपयोग लिखे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है NaHCO3। ये NaHCO3 का 2 उपयोग बताना है, ठीक है। आइएगा कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग निम्न है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो उपयोग है वो बहुत सारा है, बट हमको बताना कितना है, 2 बताना है। वो जितना पूछे उतने बताना है, फालतू नहीं बताना सर, ठीक है। क्योंकि देखो सर आज थोड़ी सी जो हम है ना मतलब ये बोलने में सर बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आ जाना कहता है क्या, इसका पहला उपयोग जो है, कहता है इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो पहला उपयोग है वो इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पहला उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। तो आप एक बार मेरे साथ बोलिएगा, प्यार से बोलिएगा, मोहब्बत से बोलिएगा मेरे यारो, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। देखो इधर मैंने क्या बोला है सर, ये बोला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 2 उपयोग लिखे। तो मैंने पहला बता रहा हूँ कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है, ठीक है। दूसरा उपयोग में आना, कहता है इसका उपयोग औषधि के रूप में शरीर की अम्लता दूर करने में, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, औषधि के रूप में शरीर की अम्लता दूर करने में। शरीर की जो अम्लता दूर करने में होता है, किसका उपयोग होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है। तो मैंने यही बोला है सर, पहला बात बोला कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किसके रूप में, बोला प्रतिकारक के रूप में। थैंक यू सर। आ जाना दूसरा नंबर में क्या बोलता है, इसका उपयोग औषधि के रूप में शरीर की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। और तीसरा उपयोग जो है सर, मेरे से बड़ा कौन है रे, दुनिया में सबसे बड़ा वही है जो पी के पड़ा है, यानी शराब में जो है सर वो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा है 2 बट मैंने बता दिया 3 ठीक है। आ जाना कहता है 64 नंबर सवाल क्या है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। ये पत्तियों को, पेड़ पौधा के पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है उसको प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे सर, बट इसका हम लोग आंसर देंगे, ठीक है। देखो आ जाना सर, मैंने क्या बोला कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। एक्चुअली में देखो खाना खाया नहीं जा रहा अभी, क्योंकि ये जो जबड़ा है ना सर, यहाँ पे शायद दांत आया है कि पता नहीं, दांत पहले से था या आया है पता नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये इतना दर्द कर रहा है ना कि मतलब खाना खाया नहीं जा रहा है, क्योंकि खाना पूरा में फैलता, खाना खाया नहीं जा रहा है। आ जाना एक्चुअली में दिन भर अभी हमको क्लास लेना पड़ रहा है। कहता है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। कहता है सर कि पत्तियों के अंदर हरे वर्ण रहित या क्लोरोफिल उपस्थित होती है। मैंने क्या बोला कि पत्तियों के अंदर जो होता है वो क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल के ही कारण पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरी भरी होती है। अगर पेड़ पौधे के पत्ते में अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो वो हरा भरा कैसे दिखेगा। क्योंकि पेड़ पौधे का अगर जो पत्ते हैं ना, पेड़ पौधे का जो पत्ते होते हैं ना, वो हरा भरा दिखने का सबसे बड़ा कारण है कि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। तो यही बोला है ये कि पत्तियों के अंदर हरे वर्णक
वर्ण रहित या क्लोरोफिल उपस्थित होती है। पत्तियों के अंदर हरे, वर्णरहित या फिर वर्ण रहित, वर्ण हरित या फिर क्लोरोफिल उपस्थित होती है। कहता है और प्रकाश संश्लेषण पराक्रम केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव होती है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है सर, वो प्रकाश संश्लेषण पराक्रम जो होता है वो केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही होता है, केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही होता है। मैंने क्या बोला है सर कि प्रकाश संश्लेषण पराक्रम केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव होती है। कहता है इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। मैंने क्या बोला सर कि पत्तियों के अंदर हरे, वर्णहरित या क्लोरोफिल उपस्थित होती है। ठीक है, आ जाना। फिर कहता है और प्रकाश संश्लेषण पराक्रम केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव होती है। प्रकाश संश्लेषण पराक्रम जो है वो केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संभव होता है। प्रकाश संश्लेषण पराक्रम जो है वो केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संभव होता है। आ जाना। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। एक बार मेरे साथ आइएगा सर, शिद्दत से आइएगा, प्यार से आइएगा, मोहब्बत से आइएगा मेरे यारों। और ये क्लास कैसा लगा रहा है, ये क्लास आपको कैसा लग रहा है सर, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग प्यार से, शिद्दत से, मोहब्बत से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको ये क्लास गंदा लग रहा है तो गंदे लिख के कमेंट कर दे, लेकिन तू कर दे रे बाबा। आ जाओ। मैंने क्या बोला सर कि पत्तियों के अंदर हरे, वर्णक या वर्णरहित क्लोरोफिल उपस्थित होती है और प्रकाश संश्लेषण पराक्रम केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव होती है। इसलिए पत्तियों के प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। चलिए आइएगा सर, अगला कहता है ना कि नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है। हमारे आंख में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है, बोला है नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है। सबसे बड़ा सवाल है। देखो, सबसे पहली बात यह है सर कि जिस इंसान को जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, वो इंसान को ना तो पास की वस्तु दिखाई देगा और ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगा। मैंने क्या बोला तेरे को रे? मैंने बोला सर कि जिस इंसान को जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, वो इंसान को ना तो पास की वस्तु दिखाई देगा और ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, वो सफा चट हो जाएगा। समझ गया ना? हाँ, यानी जिस इंसान को जरा दृष्टि दोष हो जाता है, उस इंसान को ना तो दूर की वस्तु दिखाई देता है और ना तो पास की वस्तु दिखाई देता है, वो एकदम अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है ना सर कि जरा दृष्टि दोष होता है कब। तो जरा दृष्टि दोष होने का सबसे बड़ा कारण है कि सिलियरी मसल्स जो होती है, सिलियरी मांसपेशियां जो होती है सर, वो ऐसे फैलती है और सिकुड़ती है। वो फैलना और सिकुड़ना बंद हो जाता है, तो सिलियरी मसल्स पेशियां जो होती है वो फैलना सिकुड़ना बंद हो जाता है। तो आंख ना तो दूर की वस्तु देख पाती है और ना तो पास की वस्तु देख पाती है। मैंने क्या बोला है सर, बस इसका सटीक आंसर यही हो गया। मैंने बोला है सर कि किसी भी इंसान को जरा दृष्टि दोष कब होगा, जब उसके आंख में सिलियरी मसल्स जो होती है वो ना तो फैलेगी ना तो सिकुड़ोगी। तो ऐसे केस में ना तो उसको दूर की वस्तु दिखाई देगा ना तो पास की वस्तु दिखाई देगा। हाँ, और वो फैलना और सिकुड़ना कब बंद होता है, जब उम्र हो जाता है 60 साल के बाद। लेकिन अब क्या होने लगा है ना सर, जो इंसान को करना चाहिए 14 साल के उम्र में जो काम, और वो कर रहा है 12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में। जिस इंसान को शादी करना चाहिए था, एक माने कोई काम करना चाहिए 18 साल की उम्र में, और वो 12 साल की उम्र में उल्टा पुल्टा काम कर रहा है सर। है ना? खाने का सर बढ़िया बढ़िया चीज़ तो खाएगा, आएगी मैगी, अर्गर, बर्गर, ईजा पिज्जा, अस्ता पस्ता, तो कहाँ से आँख ठीक हो बेरे बाबा। तुम लोग कर रहे मास्टर बा, तोर कौन चपट हो। देखो सर, एक्चुअली में पढ़ने के लिए जो चश्मा लगाया जाता है ना, उसमें पॉजिटिव चार्जेस होती है। ठीक है, हमको दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि हम अंदर नहीं से हम टिट करते हैं, ऐसा नहीं मेरे में है, हमको दिखाई देता है सर। बट मेरे में एक सबसे बुरी मतलब मेरे आँख में कि अगर ज़्यादा देर विदाउट चश्मा हम रहते हैं ना, मतलब पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं, तो आँख जो है ना वो पेन करता है, मतलब दर्द करता है। ठीक है, आ जाओ। हमें क्या बोला सर कि नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है, आंख में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है। कहता है यह प्रायः बुढ़ापे का नेत्र दोष है। जरा दृष्टि दोष जो है सर वो प्रायः बुढ़ापे का दोष है। जरा दृष्टि दोष जो है वो
प्राय बुढ़ापे का दोष है। मतलब जब आप बूढ़ा हो जाइएगा ना तब आपके आँख में जरा दृष्टि दोष होगा, ठीक है। तो यही लिए बोला गया है सर कि यह प्राय बुढ़ापे का नेत्र दोष है। यह दोष लगभग, ये जो दोष है जरा दृष्टि दोष जो है वो लगभग 60 वर्ष बाद होता है। जब आपका उम्र 60 साल हो जाएगा तब आपको जरा दृष्टि दोष होगा, लेकिन अब नहीं, ये पहले था। अब तो 40 में चश्मा और 60 में दसमा, यानी जो अब पहले क्या होता था कि 60 में चश्मा, ठीक है, और 100 में दसमा। अब क्या होने लगा है सर, 40 में चश्मा 60 में दसमा। अरे बाबा, हाँ का करे रे बाबा, कोई चांस नहीं है मोहतरमा। संभल लो, जिंदगी जीने का तरीका सीख लो, बस जिंदगी यही है सर। कुछ अच्छा करके चले जाओ, जिंदगी का नाम यही है सर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सोचना कि मैंने क्या बोला है सर आपको कि यह प्राय बुढ़ापे का नेत्र दोष है। ये जो दोष है जरा दृष्टि दोष जो है वो प्राय बुढ़ापे का दोष है। यह दोष लगभग 60 वर्ष बाद होता है। ये जो दोष है वो लगभग 60 वर्ष बाद होता है। यह दोष में सिलियरी पेशियां का लचीलापन, सिलियरी पेशियां का लचीलापन समाप्त हो जाता है। नेत्र में साधन शक्ति की कमी के कारण, नेत्र में साधन शक्ति की कमी के कारण दूर बिंदु और निकट बिंदु का समंजन नहीं हो पाता है। मतलब ना तो दूर बिंदु और ना तो निकट बिंदु को एब्जॉर्ब कर पाता है। जरा दृष्टि दोष का सबसे बड़ा कारण यही है। एक बार मेरे साथ आइएगा और मेरे साथ बोलिएगा। मैंने आपको क्या बोला है कि यह प्राय बुढ़ापे का नेत्र दोष है। यह दोष लगभग 60 वर्ष बाद होता है। यह दोष में सिलियरी पेशियां का लचीलापन समाप्त हो जाता है। नेत्र में साधन शक्ति की कमी के कारण दूर बिंदु और निकट बिंदु का समंजन नहीं हो पाता है। जरा दृष्टि दोष का सबसे बड़ा कारण यही है। यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। किसी प्रकार के कहीं पे कोई अगर दिक्कत है सर तो आप बता सकते हैं। आइएगा, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा, पूरा नहीं, थोड़े से कीजिए, ज़्यादा नहीं करना है सर, थोड़े से करना है। आइएगा, कहता है ना अगला कि रक्त और लासिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। रक्त और लासिका में हमको अंतर बताना, क्या क्या चीज़ें बताना है, तो रक्त और लासिका में। अच्छा, ये रक्त और लासिका क्या होता है, देखिए कहता है ना कि रक्त और लासिका में निम्न अंतर है। रक्त और लासिका में हमको अंतर बताना है, लेकिन रक्त और लासिका में बहुत सारा अंतर है, ठीक है। पहला अंतर, एक साइड आपको रक्त लिखना है, दूसरे साइड आपको लासिका लिखना है, ठीक है। कहता है लाल, यह लाल रंग का होता है। रक्त जो होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है, लेकिन लासिका जो होता है वो रंगहीन होता है। मैंने क्या बोला है कि रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है, लेकिन लासिका जो है वो रंगहीन होता है। फिर मैंने बोला है इसमें हीमोग्लोबिन होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, बट इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगर आपके अंदर 12 से कम हीमोग्लोबिन है ना तो आप किसी को ब्लड नहीं दे सकते हैं। समझ रहे मेरा बात को, आपके अंदर 12 से अधिक हीमोग्लोबिन होना चाहिए आपके शरीर में, कम से कम 14, 15, 13, 14 कम से कम। अगर आपको 20 हो गया तो भी आप में बड़ा खराबी है, ठीक है सर। आ जाना, तो कहता है सर इसमें हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि रक्त है तो हीमोग्लोबिन होगा ही, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला कहता है इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य पदार्थ होते हैं। किसमें, रक्त में। रक्त में जो है सर वो ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है एवं अन्य पदार्थ भी होते हैं। ऑक्सीजन में ये सब होता है, ऑक्सीजन में ये सब होता है, ऑक्सीजन में ये सब होता है, ऑक्सीजन में सब होता है। चलिए, मैंने क्या बोला कि इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य पदार्थ होते हैं, किसमें, तो आपको रक्त में। फिर इसमें क्या बोलता है कि यह शरीर की कोशिकाओं को नहलाता है। कौन,
नासिका। नासिका जो है वो शरीर की कोशिकाओं को क्या करता है, नहलाता है सर। यह शरीर की कोशिकाओं को क्या करता है, नहलाता है। यह शरीर की कोशिकाओं को क्या करता है, नहलाता है। आइएगा अब चौथा नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं। किसमें, रक्त में। रक्त में सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं। रक्त में सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला सर कि इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं, बट इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें सभी प्रकार का रक्त प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है ही नहीं। और जब हीमोग्लोबिन नहीं तो प्रोटीन कहाँ से रे, नहीं ना होगा। तो इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें सभी प्रकार का रक्त प्रोटीन पाया जाता है। फिर मैंने बोला कि इसमें कणिकाएं होती है। इसमें क्या होती है, कणिकाएं होती है, लेकिन इसमें कणिकाएं नहीं होती है। मैंने क्या बोला सर, इसमें कणिकाएं होती है लेकिन इसमें कणिकाएं नहीं होती है। एक बार आइएगा मेरे साथ से सर, और मेरे साथ बोलिएगा, और जो नहीं बोलेगा ना अगर शादियों न हो बे, अरे बाबा। देखो मैंने क्या बोला सर कि रक्त और लासिका में निम्न अंतर है। पहला, एक साइड आपको रक्त लिखना है, दूसरा साइड आपको लासिका लिखना है। कहता है यह लाल रंग का होता है। रक्त जो होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। फिर कहता है यह रंगहीन होता है। ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। फिर मैंने बोला है कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। किसमें, रक्त में। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लासिका में। कहता है इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य पदार्थ होते हैं। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य पदार्थ होते हैं। यह शरीर को, कोशिकाओं को नहलाता है। इसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एवं अन्य पदार्थ होते हैं, लेकिन ये जो है वो शरीर की कोशिकाओं को नहलाता है। ये जो है सर रक्त जो है वो रक्त में आपका ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एवं अन्य पदार्थ होता है, लेकिन ये जो है ये शरीर की कोशिकाओं को क्या करता है, नहलाता है। आइएगा फिर क्या बोलता है सर कि इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है। फिर कहता है इसमें कणिकाएं होती है, लेकिन इसमें कणिकाएं नहीं होती है। इसमें कणिकाएं होती है बट इसमें कणिकाएं नहीं होती है। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, समस्या है तो बता दो मेरे यारों। आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। देखो सर थोड़ी सी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण हमने तो आपसे वादा किया था कि कम से कम आज की क्लास में आपको 10 सवाल लाएंगे, लेकिन सर मैं अपने वादा पे मुकर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि सर देखो तबीयत ठीक रहेगा तभी ना कुछ होगा। बोलने में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया है। तो सर आपका क्लास बट कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, क्लास छुट्टी नहीं होगा, और हम लोग लगातार कोशिश करते रहेंगे। और कोशिश हमेशा करना चाहिए सर। इंसान का मतलब ये होता है संघर्ष, और संघर्ष ही जीवन है। तो कोशिश हम लोग करेंगे और हर सपना को करेंगे साकार सर, क्योंकि मेरा सपना बस एक गो है कि अब की बार 482 से भी पार। ठीक है सर, थैंक यू, लव यू। बाकी ये क्लास कैसा लगा बस कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू, मिलते हैं सर।